नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट देते हैं। सबसे पहले टॉप 10 खबरें बताते हैं। हाँ, आज अगर सोने चांदी की अगर चाल देखें तो आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, लेकिन चांदी कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज दबाव दिख रहा है। 3 दिनों में 3500 रुपए तक चांदी महंगी हो चुकी है, लेकिन आज यहां पर दबाव है, हल्की कमजोरी दिख रही है। क्रूड कल 5% तक दाम गिरे थे। 28 सितंबर के भाव से अगर देखें तो वहां से 20% की गिरावट आ चुकी है, आज $77 के आसपास। नेचुरल गैस 1.5% ऊपर है, कल 4 से 5% तक की गिरावट यहां पर दिखी थी। एमसीएक्स पर 258 रुपए के आसपास नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉपर 708 रुपए के पास, हल्की तेजी। जीरा 42,500 के पास, हल्की नरमी यहां दिख रही है। हल्दी 13,200 रुपए के नीचे 2.5% की गिरावट यहां दिख रही है। और धनिया शुरुआती ट्रेड में 8150 रुपए के ऊपर धनिया का भाव था। अगर ऊपर के लेवल से देखें तो करीब करीब 400 से 500 रुपए की गिरावट यहां आ चुकी है, अब 1.5% नीचे है। ग्वारगम और ग्वारसीड इन दोनों काउंटर में 1% की गिरावट दिख रही है। लेकिन चलिए अपने मेहमानों से अब आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ भूपेश शर्मा है बीकानेर से, पैराडाइम कमोडिटी से वीरेंद्र वकील साहब है, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है जयप्रकाश गुप्ता हैं, चेयरमैन है वेस्टर्न जोन के सीपीआई के कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा, कल एमसीएक्स पर जो गोल्ड में जो फ्री ट्रेड हुआ था, फ्लैश ट्रेड कह सकते हैं, कल अचानक से 9:09 से लेकर 9:10 तक 1 मिनट के लिए 3% की अचानक से तेजी आ गई, जिसका कोई भी तालमेल इंटरनेशनल मार्केट से नहीं था। इंटरनेशनल मार्केट में 1% के आसपास की तेजी थी, और वो उतनी तेजी एमसीएक्स पर भी दिख रही थी। अचानक से ये तेजी दिखी और एमसीएक्स गोल्ड ने नया हाई भी बनाया, 61,914 रुपए के नए हाई पर पहुंच गया। सर, ये क्यों हुआ? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप वेस्टर्न जोन को यहां पर सीपीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो लोग जानना चाह रहे होंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपकी शो में बुलाने के लिए। देखिए, कल रात को काफी मेंबर्स लोगों की तरफ से ये दिक्कतें फेस हुई। देखिए, इस पे डिटेल में जब तक एमसीएक्स की तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो एक कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दिया जा सकता है। बट दर्शकों के सहूलियत के लिए, देखिए, फ्री ट्रेड अगर हम कहें तो फ्री ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें कोई भी जो भाव चलता है उससे अगर भाव में बहुत बड़ा उछाल या गिरावट आ जाए फ्यू सेकंड्स के अंदर ही, ये इसके कारण भी हो सकता है कि कोई एक गलत सौदा गिरा हो, कोई एल्गो मिसफायर हो गया हो, तो इसके कारण जो भाव में अबनॉर्मलिटी आता है उसे कॉमनली फ्री ट्रेड कहते हैं। कल जो रात को जो दिखा, जहां पे भाव में अचानक से एक स्पाइक देखने को मिला और घरेलू मार्केट में एमसीएक्स ने नया हाई, गोल्ड का भाव एमसीएक्स पे नया हाई टच कर गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं आया। इसे अगर आप देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन से इतना बड़ा उछाल देखना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि कोई एक एल्गो मिसफायर हो या कोई बहुत बड़ा हेजर है जिसके यहाँ से ये ट्रेड हुआ हो। तो इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब तक एमसीएक्स इसका कोई कंक्लूजन नहीं देता है, तब तक ये कमेंट करना कंक्लूसिवली पॉसिबल नहीं होगा कि ये क्यों हुआ है। इसलिए कि आप जो कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। हालांकि मैंने एक्सचेंज को भी काफ़ी ट्राई किया था। कल रात जिस समय की ये बात है उसके 5 मिनट बाद से ही मैं एक्सचेंज से लगातार टच में हूँ, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, उन लोगों ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं उठाए हैं। बाद में अगर उनसे बात होगी तो डेफिनेटली हम आपके लिए वो डिटेल्स भी लेकर आएंगे। लेकिन सर, ऐसे में तो लोगों को नुकसान काफ़ी होता होगा जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी। बहुत काफ़ी समय से, कुछ समय से रेंज में भी गोल्ड चल रहा है, तो लोग होता है कि दोनों साइड में ट्रेड करते हैं। फिर अगर उनको, शॉर्ट वालों को जो ये नुकसान हुआ होगा, उनकी भरपाई कैसे हो सकती है फिर? जी मृत्युंजय जी, देखिए, ज्यादातर जो ट्रेड्स हुए ये फ्यूचर्स में हुआ और नियर मंथ फ्यूचर्स में हुआ, जो काफी लिक्विड रहता है। और इसमें जिनके भी अगर शॉर्ट पोजीशंस होंगे, अगर उनके स्टॉप लॉसेस नहीं अगर लगे होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनका मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ होगा और ब्रोकर की तरफ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए होंगे। ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि इस तरह के ट्रेड के कारण जहाँ पे
क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस पे अगर इस तरह के फ्री ट्रेड में अगर कोई नुकसान होता है तो ये कॉल आई थिंक लेना एक्सचेंज के लिए मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। लेकिन ये अगर आप देखें विश्वमोहन जी, तो इस तरह के ट्रेड्स बहुत रेयरली होते हैं और इस पे ये जांच करना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ये इस तरह का ट्रेड इतना बड़ा स्पाइक क्यों हुआ है। तो ये आई थिंक जब तक एक्सचेंज से इसका कंक्लूसिव कोई रिमार्क नहीं आता है तब तक इस पे स्पेकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, साफ चीजें साफ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इस तरह की फ्रीक ट्रेड है, फ्लैश ट्रेड, जो अचानक से कोई गलत सौदे पड़ गए, ह्यूमन एरर होते हैं, आप टाइपो एरर की वजह से, बहुत बार टेक्सटिंग की वजह से जो गलत टेक्स्ट आपने डाल दिया, कुछ एरर आ गए, तो ये कई कारण होते हैं फेक ट्रेड के। तो इस पे सफाई आनी जरूरी है। और ये सिर्फ एक एक्सचेंज पे नहीं हुआ, दुनिया के कई एक्सचेंजेस पे ये हर बार होते रहते हैं, समय समय पे होता रहता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह हमेशा दी जाती है। जब भी आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो सलाह देते हैं तो वो सलाह आपको देते हैं। शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि किस तरह से स्थिति आप बन रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी अब एक एक करके अब सौदों की बात कर लेते हैं। आज भी गोल्ड में तेजी है। कल नॉर्मल होने के बाद वापस से 600 कुछ रुपए की तेजी के साथ बंद हुआ था सोना। वापस से 1-1.25% के आसपास की तेजी पे आ गया था। वो 3% की जो तेजी थी ना, वो सिर्फ 1% की हो गई वापस से। बीरेन सर, आपका अनुभव सबसे ज्यादा है यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में। जितने भी गेस्ट हमारे पास आते हैं उसमें सबसे ज्यादा आप अनुभवी है। आपका अनुभव इस पर क्या कहता है, और जो ट्रेडर हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? ऐसा मानता हूं कि एडवांस में स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे अल्गो आज आए हैं जिसको लिक्विडिटी रीड करते हैं आपकी, उनको सिस्टम की लिक्विडिटी का पता रहता है और वो कभी कभी स्टॉप लॉस को चेंज भी करते हैं और फिर ट्रिगर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये फ्रीक ट्रेड गलती से हुआ है या तो कोई प्लेटफॉर्म में कोई ऐसा फ्लो रह गया है, क्योंकि काफी बार मैंने ये देखा है। और एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस शायद ये भी है कि जब जब मार्केट थीनली ट्रेडेड होता है, मीन्स वेकेशन हो या तो फॉरेन बंद है इंडिया चालू है, या तो इंडिया बंद है फॉरेन चालू है, उस समय थोड़ा ऐसा प्राइस बिहेवियर कभी कभी आउट ऑफ सिंक जिसको बोलते हैं, ऐसा हिस्ट्री में मैंने नोट किया हुआ है। ये बेसिकली तो ये एक्सचेंज सर्विलेंस उस पर ज़्यादा बोल सकता है, या तो रेगुलेटर्स या मार्केट प्रैक्टिशनर्स बोल सकते हैं। बट मैं एज ए कंज्यूमर, मीन्स के एक क्लाइंट के हिसाब से मार्केट ट्रेडर या कंसल्टेंट या रिस्क मैनेजर के हिसाब से ऐसा मानता हूँ कि जितनी भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो और जितनी फेयर प्राइसिंग हो वो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज जो नेव ट्रेडर है उनको काफी नुकसान हो सकता है। भूपेश जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या किस वजह से हुई? और आपने विटनेस किया होगा ट्रेडर के तौर पर, तो आपको क्या लगा? क्या इससे जो शॉर्ट पोजीशन वाले हैं उनको काफी नुकसान हुआ होगा इससे? जी नमस्कार सर, इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि अगर सेबी इसके बारे में बोले और एमसीएक्स के एक्सचेंज के लोग बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एमसीएक्स और सेबी के लिए बाएं हाथ का खेल है इसको पकड़ना। क्योंकि आजकल जो भी सौदे लगते हैं एक नंबर में, उसमें पैन कार्ड का नंबर डालें और 2 मिनट में सूचना सामने आती है। तो एक्सचेंज इस पर चाहे तो 2 मिनट में अपने को सलाह दे सकता है कि किसने ये ट्रेड किया। परंतु हाँ, अगर ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से मैं देखूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये सब गलत है, और इस तरीके का फ्री ट्रेड आना किसी भी सामान्य ट्रेडर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि लोग बाग दौड़ा भागी में अपने सौदे है ना बहुत तेजी से काटते हैं इस तरीके के भाव बढ़ने के बाद। जाती है, अब 1 मिनट के लिए अचानक से भाव बढ़ जाए, आपने तो तैयारी उसके लिए की नहीं होगी। बहुत सारे स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, और स्टॉप लॉस लगाया भी है तो आपने ये तो थोड़ी है कि उसे कटवाने के लिए आपने स्टॉप लॉस लगा रहे। तो इस वजह से जिस तरह के नुकसान होते हैं उसकी भरपाई भी होनी चाहिए, और साथ ही एक्सचेंज को जल्दी से जल्दी इस पर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए कि
क्यों ऐसा हुआ है और आगे उनके लिए क्या तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसा होता हर एक्सचेंज पर है, ये पहली बार नहीं कि ऐसा सिर्फ MCX पर ही हुआ है, पहले भी कई बार ऐसे फ्री ट्रेड आपने देखे होंगे, इक्विटी में भी और कमोडिटी में भी। करते हैं ट्रेडिंग की, क्योंकि काफ़ी फ्री ट्रेड, फ्लैश ट्रेड की काफ़ी बातें हो गई हैं। गोल्ड सिल्वर में आज तेजी है, कल भी तेजी थी, हालांकि चांदी ऊपरी स्तरों पर दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन 3 दिनों के ट्रेडिंग को अगर देखें ना तो करीब 3500 रुपए की तेजी चांदी में आ चुकी है। भूपेश जी, अब यहां से क्या करना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? जी, स्पेशली गोल्ड के बारे में कहूंगा कि गोल्ड का बाजार अभी 60,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर करंट भाव पर गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए 60,540 का स्टॉप लॉस लगाकर। फ्री ट्रेड के विषय में एक बात और कहना चाहूंगा, जो मेरा पुराना अनुभव मैंने 12-14 साल में देखा है कि जो वो फ्री ट्रेड के हाई बनते हैं, अक्सर वो हाई पेनिट्रेट होते हुए दिखते हैं। खैर मेरा ट्रेड अभी शॉर्ट टर्म और चार्ट के बेसिस पर है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि 60,540 के स्टॉप लॉस से गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 60,900 और 61,050 का लक्ष्य रहेगा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 73,285 का दाम अभी ट्रेड कर रहा है। 72,800 का स्टॉप लॉस लगाकर चांदी में भी खरीदारी करनी चाहिए 74,000 और 74,600 के लक्ष्य के लिए। ओके, 74,000 और 74,600 के लक्ष्य के साथ आप खरीदे। और एक बात भूपेश जी कह रहे हैं कि जब भी फ्री ट्रेड में जो लेवल दिखते हैं ना, उस लेवल को वापस से पेनिट्रेट करने की, वहां तक पहुंचने की कोशिश बाजार करता है। हालांकि गोल्ड टेक्निकली भी इनको अच्छा लग रहा है, 60,540 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह है। 61,050 का पहला टारगेट ये देख रहे हैं कि 61,000 के ऊपर सोना फिर से जा सकता है। बीरेन सर, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर में, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? टेम्पररी थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है मुझे। जितने भी अवेलेबल रिस्क प्रीमियम है, गाजा या रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है नए साल में, ये फिलहाल प्राइस इन हो गया है। बट फिर भी ओवरऑल मैं मीडियम टर्म बुलिश हूँ। टेंटेटिव मंथ एंड तक या दिसंबर के हिसाब से मेरा टारगेट करीबन 62,200-300 के आसपास का रहेगा। सिल्वर में मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, तो यहाँ मैं 75-200 के आसपास शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च वाला, उसमें और इसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 76,000 का रहेगा। टारगेट 73,574 का रहेगा। इसकी समय अवधि 8 से 10 दिन की रहेगी। 10 दिन की अवधि की रहेगी। और जो सेल की सलाह सिल्वर में आ रही है बीरेन सर की, वो मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में है, करंट मंथ की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और पोजिशनल व्यू है। आज के लिए ये व्यू नहीं है, ये ध्यान आप रखना पड़ेगा। और 76,000 का मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो 74,850 का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट चांदी का ट्रेड हो रहा है। चलिए अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चे तेल में कल 5% की गिरावट दिखी, $77 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। MCX क्रूड पर भी दबाव काफ़ी दिखा था, लेकिन आज हल्की रिकवरी की यहाँ पर कोशिश हो रही है। 0.5% ऊपर है, 6,100 के ऊपर। ऑप्शंस में कुछ मौके हैं क्या भूपेश जी? जी सर, क्रूड ऑयल के विषय में चर्चा करेंगे तो क्रूड ऑयल के विषय में कहना चाहूंगा कि आपके चैनल पे मैंने लगातार 7,250 से लेके 7,200 के बीच से लगातार सेलिंग की सलाह दी है। और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जहां भी रैली मिलती है वहां बिकवाली करनी चाहिए। 6,000 कल बाजार में अच्छी गिरावट देखी गई थी, इसलिए बाजार में एक अच्छा पुल बैक हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 6,300 से 6,350 के आसपास जहां भी बाजार मिलता है वहां बाजार में 6,300 की पुट खरीदनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का रहेगा। और इसमें 120 से 180 पॉइंट के टारगेट देखे जा सकते हैं। आप क्या सलाह दे रहे हैं बीरेन सर, आपको क्या लग रहा है कच्चा तेल किधर जा सकता है, किस तरह, किस साइड का ट्रेड करें? डिमांड साइड की वरी है थोड़ी, और बहुत सालों के बाद वेनेजुएला का ऑयल अभी इंटरनेशनल मार्केट में आया है। कल पहला कार्गो लोड हुआ चाइना के लिए, क्योंकि अमेरिका ने सिलेक्टिव वे में सैंक्शन हटा ली है वेनेजुएला पे से। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं इसका थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक थोड़ा बेरिश हुआ है। टेंटेटिव रेंज इसकी शायद हम 6,600 की मान के चलेंगे। और उछाले पे बिकवाली में सेल ऑन राइज की रणनीति प्रेफर करूंगा मैं। करीबन 6,350 6,400 के आसपास शॉर्ट,
स्टॉप लॉस इसका 6700 हो सकता है, या तो ऑफसेटिंग कॉल भी ले जा सकते हैं सेल के सामने। टारगेट टेंटेटिवली 59,000 6,000 के आसपास का रहेगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज देखिए तो आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है, ज़्यादातर काउंटर्स हल्की तेजी के साथ। कॉपर में हल्की तेजी है 709 रुपये 50 पैसे पे, जिंक में हल्की तेजी है 228 रुपये 50 पैसे पे, लेड 190 के बेहद करीब मामूली तेजी है। एल्युमिनियम भी सपाट है 204 रुपये 40 पैसे पे। भूपेश जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में, किस साइड के ट्रेड लेने चाहिए आज? किंग ऑफ द मेटल के साथ जाना चाहूंगा, कॉपर के साथ, और 710 के ऊपर कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 707 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 713 और 717 का लक्ष्य संभावित रहेगा। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक का बाजार एक दायरे में घूम रहा है, परंतु मुझे नहीं लगता कि जिंक 225 224 का मंदा होगा। बाजार में खरीदारी करके ही व्यापार करें तो ज्यादा लाभ होने की संभावना। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए भूपेश जी? आज 1.5-2% ऊपर है, क्या करें यहाँ पर? जी, करंट भाव में खरीदारी करके चलना चाहिए। 258.60 का दाम है और 254 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अपसाइड में 263 और 268 का पॉसिबल टारगेट रहेगा। बीरेन सर, आपको क्या लग रहा है नेचुरल गैस में क्या करें, और मेटल्स में कोई पसंद है आपको आज कुछ? मेटल्स में मैं नया कॉन्ट्रैक्ट जो कॉपर का है वो सेल करना चाहूँगा। अगर किसी को एकदम शॉर्ट टर्म करना है तो 712 के आसपास नवंबर कॉपर शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर है। जो चाइना का जो इंडस्ट्रियल डेटा आया है वो काफ़ी कमज़ोर है, हाउसिंग डेटा भी काफ़ी कमज़ोर है, तो पोजिशनली में इसमें मेटल सेक्टर में रिलेटिवली बेरिश हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मसालों में गिरावट बढ़ती जा रही है। बीरेन सर, क्या हो रहा है? ये गिरावट शुरुआती अगर चाल देखें तो वहां से काफी गिर गया। 8,200 के आसपास जो धनिया हुआ करता था अब 7,600 के नीचे आ चुका है। नवंबर का वायदा करीब 3% नीचे है। हल्दी में 4% की गिरावट दिख रही है, 12,900 के नीचे। जीरा भी 1.5% नीचे है। क्या हो रहा है? क्या जो डिमांड नहीं है क्या घरेलू बाजार में? नहीं, बेसिकली कल से मार्केट रीओपन होंगे। करीबन एक वीक से बाजार बंद थे दिवाली वेकेशन के हिसाब से, तो अराइवल का फ्लो होगा, इसके लिए शायद इसकी एंटिसिपेटरी सेलिंग है। अब मौसम काफ़ी अनुकूल हो गया है गुजरात राजस्थान में विंटर स्वाइंग के लिए। प्राइमरी रुझान ऐसा है कि जीरा में काफ़ी स्वाइंग बढ़ी है। थोड़ी शायद हार्वेस्ट अगर मौसम का साथ रहा तो नई सीजन थोड़ी आगे शायद आएगी, थोड़ी प्रीपोन शायद हो सकती है। धनिया में थोड़ा इंपोर्टेड माल का भी थोड़ा फ्लो है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा एजम्पशन वाला ओवर रिएक्शन है। कल मार्केट खुलेंगे तो मार्केट इतना नीचा नहीं होगा शायद। मे भी कल बॉटम फिशिंग या तो बार्गेन हंटिंग देखा जाएगा। ओके, भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है ये जो गिरावट आई है क्या करना चाहिए? बॉटम फिशिंग की बात कर रहे थे बीरेन सर, आपको भी लग रहा है यहाँ पे खरीदारी के मौके देखने चाहिए तीनों ही काउंटर में, धनिया, हल्दी और जीरा? जी, बॉटम फिशिंग की बात करें तो मेरे को धनिये में लेना समझ आता है। धनिये का ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि धनिया जो दिसंबर वायदा 8,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 7,850 7,900 का स्टॉप लॉस लगाकर धनिये में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं जीरा और हल्दी की बात करें तो दोनों का ट्रेंड ओवरऑल चार्ट पर नेगेटिव बना हुआ है। सेल ऑन राइज के मार्केट हैं दोनों के दोनों। मार्केट थोड़ा भी पुल बैक आता है तो वहां से ऊपर नहीं सस्टेन कर पाते, चाहे वो हल्दी है चाहे जीरा है, और दोनों में बिकवाली की सलाह रहेगी ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से, और वहीं धनिये में खरीदारी की सलाह रहेगी ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से। हल्दी और जीरा को बेचना है और धनिया खरीदना है भूपेश जी? जी, ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। यहाँ पर भी करीब करीब 1% की गिरावट दिख रही है। 11,700 के आसपास ग्वारगम और 5,800 रुपये के नीचे ग्वारसीड है। 1% कमजोर है। बीरेन सर, क्या लग रहा है यहाँ पर भी गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए क्या? जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट करीबन 55-50 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। स्टेगर्ड बाइंग मैं प्रेफर करूंगा, मीन्स टुकड़ों में बाय करने का। और यहाँ स्पेशली हेजिंग के लिए मीन्स फिजिकल लेके फ्यूचर्स बेचने का, उसमें कैश कैरी रिटर्न अच्छा बैठता है, 13-15% का रिटर्न एनुअलाइज बैठ जाता है, तो वो मेरा प्रेफर ट्रेड रहता है बेसिकली। आप ग्वार पर क्या सलाह देंगे, ग्वारसीड ग्वारगम में भूपेश जी?
जी, मैं कंप्लीटली फ्यूचर की सलाह देना चाहूँगा। दिसंबर वायदा 5,750 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, तब तक इसमें लेवली में रहना चाहिए। अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि 5,950 और 6,090 तक के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। अर्चित ग्वारगम के बाद अब कॉटन की बात कर लेते हैं। बीरेन सर, कॉटन का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? अराइवल्स का प्रेशर तो है, लेकिन डिमांड उस तरह की है नहीं। क्या लग रहा है, भाव के हिसाब से कैसा दिख रहा है कॉटन यहाँ से? कॉटन में डिमांड काफी कमजोर है, सप्लाई भी कमजोर है, बट आगे वो सप्लाई की स्टोरी में भी प्राइसिंग होगी। फिलहाल मार्केट कमजोर है, बट यहाँ कोकून मार्केट काफी तेज है, निकलती सीजन की तेजी है, तो इसमें शायद हम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेल साइड में जा सकते हैं। ओके, यानी कॉटन की एक ज़्यादा यहाँ पे मजबूती दिखा रहा है, लेकिन कॉटन की डिमांड कमज़ोर है, उसका दबाव यहाँ पर है। और आज देखिए 500 रुपये, 30 नवंबर की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट MCX का 1% कमज़ोर दिख रहा है, 56,840 रुपये प्रति कैंडी के आसपास। शुक्रिया भूपेश जी आपका, बीरेन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।